नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल आईडीडी मीडिया पर। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक ब्लॉगर, एक राइटर, और आज मैंने इनसे भाषाओं को लेकर कुछ सवाल किए हैं कि किस प्रकार अलग अलग भाषाओं को सीखा जा सकता है। रोजगार की भाषा अलग हो, बोलने की भाषा अलग हो, परिवार की भाषा अलग हो, शिक्षा की भाषा अलग हो, जहाँ हम जिस समुदाय में रहते हैं उसकी भाषा अलग हो। इतनी सारी भाषाओं के बीच में रहने वाला एक व्यक्ति क्या करे कि सबके साथ सामंजस्य बिठा सके? क्या सुझाव देंगे आप, और आपके क्या विचार हैं? आपने पूछा है विभिन्न भाषाओं में बराबर पकड़, सब में बराबर पकड़ रखने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए या किसी भी व्यक्ति को क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये है, विभिन्न भाषाओं में पकड़ रखने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी, ये सहज नहीं है, बहुत कठिन काम है। क्योंकि आपको सबसे पहले भाषा सिखाने वाला कोई चाहिए, चाहे वो समाज हो, चाहे घर वाले हों, चाहे स्कूल हो। के साथ में आपको पुस्तकें मिलनी चाहिए उस भाषा की पढ़ने के लिए, सुनने के लिए कोई रेडियो और कोई टीवी से उस भाषा के प्रोग्राम सुनने लायक आप होने चाहिए। वाचनालय में अखबार मिलने चाहिए, वहाँ पत्रिकाएं मिलनी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज उस भाषा को बोलने वाले लोग मिलने चाहिए। हर प्रांत में हर भाषा बोलने वाले लोग नहीं मिलेंगे, इसलिए आप उस प्रांत में उस प्रांत की भाषा सीख पाएंगे। आपके घर की भाषा तो आपको कहीं भी रहेंगे तो आएगी, सीखेंगे, वो घर में बोली जाती है। और स्कूल में जो भाषा आप पढ़ते हैं या कॉलेज में जो भाषा आप पढ़ते हैं वो आप सीख पाएंगे, क्योंकि आपको उनके लिए बोलने वाले लोग मिल जाते हैं। और बच्चों को इसमें काफी सहजता होती है, क्योंकि उनके पास में स्कूल में, घर में, समाज में सब जगह बोलने वाले लोग हैं। हो सकता है उनके संगत में दो चार ऐसे लोग जाएंगे जो इनके अलावा भाषा में बोलते चलते हैं, उनके साथ में संगत होने से उनकी भाषा भी साथ सीखें। लेकिन यदि ऐसा बोलने चलने वाला या वाचनालय पत्रिकाएं नहीं मिले तो दूसरी भाषाओं पे पकड़ बनाना आसान नहीं है। इसके लिए आप ये कहें कि आपको विभिन्न राज्यों में नियुक्ति मिले, आप वहाँ रह के अपनी रुचि देते हुए भाषा को सीखें। आपको भाषा सीखने की रुचि होनी चाहिए, आपको जिज्ञासा होनी चाहिए, आप में आतुरता, आसक्ति होनी चाहिए कि मुझे उसी भाषा सीखना है। गलती करूँगा या करूँगी इसका डर नहीं होना चाहिए, छोड़ देना चाहिए आपको। और यदि इस पे भी आप शर्माएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, आप नहीं सीख पाएंगे। शर्मा के तो आप कोई भी चीज़ नहीं सीख पाएंगे। क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हिंदी राज्यों में, दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, वहाँ की भाषाएं पढ़ाई जाएं, सिखाई जाएं, बोली जाएं, और बहुत ही आम तरीके से, बहुत ही धड़ल्ले के साथ उनका प्रयोग हिंदी भाषा वाले परिवार में भी हो, और जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं वहाँ पर घरों में, परिवारों में हिंदी में बोला जाए? ये कैसे संभव हो पाएगा? क्या इसके लिए कोई रास्ते निकाले जा सकते हैं? कि हमारी सोच की भाषा हमारी मातृभाषा होती है, और समाज की भाषा में व्यक्त करना पड़ता है या अन्य भाषा में व्यक्त करना पड़ता है, तो आप जाके अनुवाद पर ठहर जाते हैं और उसकी वजह से आपकी गलतियां होती हैं। मैं आपकी इस बात से पूर्णतः असहमत हूँ। असहमत इसलिए कि तबला बजाने की तरह या संगीत की तरह सोच की कोई भाषा नहीं होती, ये मेरी राय है। भाषा तब आती है जब आप उससे विचारों को व्यक्त करने जाते हैं, और आपको यदि छूट दे दी जाए तो आप उसी भाषा में व्यक्त करना पसंद करेंगे जिस भाषा में आपकी प्रवीणता है, पकड़ है। मैंने बताया मुझे बंगाली आती है, अंग्रेजी आती है, हिंदी आती है, तेलुगु आती है, गुजराती आती है। तो मुझे आप बोलिए किसी भी भाषा में व्यक्त करने के लिए मैं कर पाऊंगा। लेकिन आप छूट दे देंगे मुझे कि आप अपनी मन की भाषा में करो, जिसमें आप अच्छे से बोल सकते हो उसमें बोलिए, तो मैं हिंदी में ही व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि हिंदी में मैं बहुत अच्छी तरह से अपने आप को व्यक्त कर सकता हूँ। मुझे अपने आप पे ये भरोसा है कि इतनी प्रवीणता मुझ में है कि मैं हिंदी बोल के दर्शकों को या पाठकों को या श्रोताओं को बता सकूं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरे मन की मंशा क्या है, ये मैं उन तक अपने संवाद से संप्रेषण कर सकता हूँ। तो इसलिए इसलिए ये जो सोच है कि आप अपनी मातृभाषा में सोचते हैं, पहले तो इसे सुधारना पड़ेगा। ये लोगों के मन में भर दिया गया है, पता नहीं क्यों, बट ऐसा नहीं है। एक तो चीज, दूसरा, दूसरी भाषाओं में जितनी आप पकड़ रखेंगे आप उस भाषा में अपने आप को अच्छी तरह से व्यक्त कर पाएंगे।
यदि आपको भाषा नहीं आती है या बहुत कम आती है, जैसे पंजाबी, आदत नहीं होने की वजह से अभी मेरी पकड़ उतनी नहीं है उस पर। यदि मुझे उस भाषा में अपने विचार देने होंगे तो यही होगा कि मेरी पकड़ हिंदी में है तो मैं हिंदी में व्यक्त करना सोचूंगा। उसके बाद में उन विचारों को फिर मैं तर्जुमा करूंगा पंजाबी में और वो व्यक्त करूंगा। हो सकता है उसमें गलतियां हों, क्योंकि अनुवाद करना भाषा जानने की अपेक्षा और ज्यादा समस्यापूर्ण है, क्योंकि आपको एक तो हिंदी जिसमें पकड़ आपकी वो आनी आती है और पंजाबी भी आपको आनी चाहिए ताकि आप अपने विचारों का सही अनुवाद पेश कर सकें। इसलिए अनुवाद करके बोलना और मुश्किल काम है। इस भाषा में आपको आती है, आप उसी में व्यक्त करेंगे तो आप अच्छे से व्यक्त कर पाएंगे और आपके श्रोता या दर्शक जो भी हैं अच्छे से समझ बजरंग पाएंगे। जी, आज की माताओं को आप क्या संदेश देंगे, क्या तरीके बताएंगे कि वो हिंदी में भी अपने बच्चे को उतने ही अच्छे तरीके से संस्कार दें, सिखाएं, भाषा के प्रति उनके अंदर वो बीज डालें कि वो किसी भी भाषा को कमतर या बेहतर ना कहें, और क्या तरीके हो सकते हैं कि वो ये बहुत ही अच्छे रोजगार के साथ अपने जीवन में एक सफल नागरिक बन सकें, उन्हें भाषा के स्तर पर कहीं पर रुकावटें ना झेलनी पड़े। इसके लिए आप क्या संदेश देंगे, क्या आपकी राय है? जहां तक बच्चों की बात है, बच्चे कोरा कागज वर्जिन स्लेट की तरह होते हैं। उनके मन मस्तिष्क एकदम साफ रहते हैं। उनमें जो भी आंका जाए, अंकित किया जाए, वो छप जाता है वहां पे और उन्हें बहुत ज्यादा याद रहता है। इसके अलावा एक और खास बात प्रकृति ने उनको जो दिया है बच्चों को, उनकी एकाग्रता, उनकी जिज्ञासा, उनकी आतुरता बड़ों से कहीं बहुत ज्यादा होती है। इसलिए वो किसी भी चीज को जल्दी ताड़ लेते हैं, जल्दी समझ लेते हैं और उनके मन मस्तिष्क में बैठ जाता है। और बचपन में कोरे स्लेट पे बैठी हुई लिखी हुई चीजें, कोरे मस्तिष्क में बैठी हुई चीजें बुढ़ापे तक याद रहती है। और यदि स्कूल के समय में कोई अच्छा शिक्षक या अच्छे गुरुजन मिल गए जो उनकी भाषा के उच्चारण और व्याकरण में ध्यान देते हैं, तो भाषा की नींव उनकी इतनी सुदृढ़ हो जाती है कि उस बारे में फिर उनको सोचना नहीं पड़ता, वो आगे ही बढ़ते जाते हैं। अब बड़ों की बात कीजिए, उनके मन मस्तिष्क में बहुत सारी चीजें होती हैं और इसलिए नई चीजों को उसमें और ठूसना या भरना आसान नहीं होता। इसके अलावा उनकी अपनी रुचि और अरुचि होती है। ये सोचा जाता है, अरे आप सीख के क्या करेंगे, क्या होगा सीख के, अच्छा अंग्रेजी से तो काम चल जाता है ना, फिर ये क्यों सीखें। इस तरह की जो धारणा होती है, या कुछ लोग सोचते हैं अरे यार गलती करेंगे लोग हंसेंगे हमारे ऊपर में, क्यों, क्या जाता है, छोड़ो ना इस भाषा को यार, चलो अपनी भाषा से काम चल रहा है, चलने तो जितना चलता है चलेगा, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे। ऐसी धारणा जो है बड़ों को कोई नई भाषा सीखने से विचलित करती है और बच्चे इनको सीख जाते हैं। अब जैसे आपकी नियुक्ति कोई ऐसी जगह हुई जिसकी जहाँ की भाषा आपको नहीं आती। मान लीजिए एक मद्रासी जो है दिल्ली में पोस्ट हो गया, उसको हिंदी नहीं आती, ऑफिस में ही भाषा हिंदी अंग्रेजी चल रही है और दोस्तों के बीच में ज्यादातर लोग हिंदी बोलते होंगे। अब वहाँ उनकी मजबूरी हो जाती है कि वो हिंदी सीखें या परेशान हो। अब ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है, वो इसे एक मौका समझता है सीखने का, एक परेशानी का जरिया समझता है। वो जैसे उसकी मानसिकता होगी उस हिसाब से होगा। नए जगह में नियुक्ति आपको नई भाषा सीखने का, नए माहौल में मिलने का, नए दोस्त बनाने का मौका देती है और जो परेशान रहना चाहते हैं वो परेशान रहेंगे। अरे यार बीवी को भी देखना पड़ता है, दुनिया उनसे बातचीत करनी पड़ती है, दुकान से सामान लाना पड़ता है, बच्चों को भी नए नए भाषा में पढ़ना पड़ता है, यहाँ की लोकल भाषा पढ़नी पड़ती है। तो ये परेशान रहने वाले परेशान भी रहेंगे, लेकिन बच्चे परेशान नहीं होते, कुछ दिन डिस्टर्ब जरूर रहते हैं। उसके बाद में अपने दोस्तों के सहेलियों के साथ में रह के वो अपने लोग बच्चों की भाषा सीख लेते हैं, बोल लेते हैं, गलतियाँ करते हैं, उन्हें बच्चे समझाते हैं, आपस में मिलजुल के सीख लेते हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। बट बड़ों को परेशानी होती है केवल इसलिए कि उन्हें शर्म है, उन्हें लगता है कि अरे मैं गलती करूंगा। तो जो उनकी आंख की शर्म है या दिमाग की जो उपज है कि क्या जरूरत है सीखने का, इसकी वजह से बड़े नहीं सीख पाते हैं और बच्चे सीख जाते हैं। आपने मुझसे पूछा है कि मैं माताओं को क्या सलाह देना चाहूंगा। माफ कीजिए, मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि माताओं को सलाह दूं। माताओं की गरिमा अलग ही होती है। हमें पैदा करने वाली माता है, हमें इतना तक इस हद तक लाने वाली माता है। भले माता पढ़ी लिखी ना हो,
बट दुनियादारी से वो हमें यहाँ तक पहुँचाई है, तो उनको सलाह देने की औकात में अपने आप नहीं समझता। हाँ, ये जरूर है, अभिभावकों से मैं कहना चाहूँगा, बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि वो भाषा सीखने में रुचि लें, पहली बात। दूसरा, अभिभावक उनको अच्छे स्कूलों में अच्छे शिक्षकों के सुपुर्द करें, जिससे वो सीख सके। घर की भाषा में बच्चे गलती करते हैं तो समझाना अभिभावकों का काम है। स्कूल की भाषा में समझाना गलती करते हैं तो स्कूल में तो शिक्षकों का काम है। समाज में जैसा होता है, तो बच्चे गलती कर रहे हैं तो उनके दोस्त अभिभावक जो सामने होते हैं उनका काम है। खासतौर से स्कूल में गुरुजन ऐसे मिल जाएं जो बच्चों की भाषा पर विशेष ध्यान देते हैं, उनके उच्चारण और उनके व्याकरण, भाषा के व्याकरण पर खास ध्यान देते हैं और समझाते हैं, तो बच्चों की भाषा की नींव जो है अच्छी बनती है। ये और अभिभावक अपने अभिभावक भी यदि इस पर ध्यान दें, भाषा के व्याकरण और उच्चारण पे, तो बच्चे की अलग अलग भाषाओं की नींव भी बहुत अच्छी बनेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भाषा की पकड़ बच्चों में अभी की अपेक्षा बढ़ जाएगी। यदि बच्चे अच्छी भाषा सीख लेंगे तो उस भाषा के द्वारा वो विभिन्न विषयों का अध्ययन भी अच्छे से कर पाएंगे। और मेरा ख्याल है कि यदि ऐसा हो सका तो एक पीढ़ी की पीढ़ी सुधर जाएगी और हो सकता है इसका असर अगली पीढ़ियों पे भी पड़ेगा। अभिभावकों को चाहिए कि बच्चों पे पढ़ने की आदत डालिए। साहित्य पढ़ें, ना कि नॉवल और कार्टून फिल्म देखें, कार्टून खेलें और वीडियो गेम्स खेलें। उससे अच्छा है कि साहित्य पढ़ें, चाहे वो कविता हो, कहानी हो, क्रिकेट की किताबें हों, खेल की हो, या कोई कला की किताबें हों, संगीत की किताबें हों, पढ़ें। जितना वो पढ़ेंगे उनकी भाषा उतनी सुदृढ़ होती चली जाएगी। और उपन्यास पढ़ के टाइम को बर्बाद करना ये ठीक है, थोड़े टाइम के लिए जाया किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर वो साहित्य की तरफ रुचि रखें, ऐसा कुछ कर सके अभिभावक, तो बच्चों के भाषा की नींव जो है काफी अच्छी हो जाए। देखिए, भाषा सीखने वाली बात जो है ये एक व्यक्तिगत विषय है। मैं बताऊं आपको, जब मैं सर्विस में था, नौकरी में था, तो एक जूनियर लड़की ने मुझसे कहा, सर मुझे आप तेलुगु सिखाएंगे? हाँ, सिखा तो दूंगा, आप सीखना चाहो तो सिखा दूंगा, पर यही है कि आप ये तो बता दो मेरे को कि क्यों सीखना चाहती हो। तब उसने बताया कि वो एक लड़के से प्रेम करती है जो तेलुगु भाषी है, आंध्र का है, तेलुगु भाषी है। उससे संपर्क बढ़ाने के लिए और उसके घर वालों से बातचीत करने लायक होने के लिए वो अपने आप को तैयार करना चाहती है, इसलिए वो तेलुगु सीखना चाहती है। एक नया दृष्टिकोण है जो भाषा सीखने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे ही एक बार मुझे लंदन से फोन आया, उसने नेट में मेरा नाम खोजा कहीं से, और उसने मुझसे बात करके हिंदी सीखने की मंशा जाहिर की। मैंने पता किया तो वो एक मद्रासी लड़की थी जो लंदन में बसे हुए हैं, और वो कृष्णा कॉन्शियसनेस सोसाइटी से बिलोंग करती है। उनका कृष्णा कॉन्शियसनेस सोसाइटी के अंदर में जर्मन में रह रहे एक भारतीय से प्रेमालाप हो गया। वो जयपुर का रहने वाला है, तो इसलिए शादी के बाद जब जयपुर जाके उसके परिवार वालों से बात करना, ससुराल वालों से, इसलिए उसको हिंदी सीखनी है। तो उसके लिए मेरे पास आग्रह था कि आप मुझे हिंदी सिखाएंगे, और मैंने उनको हिंदी सिखाया, ऑनलाइन सिखाया। तो इस तरह से भाषा सीखने के लिए आपको रुचि तरह तरह की होती है। जैसे मैं बिलासपुर में था, बच्चे बताया आपको मैं कि बंगाली वहाँ बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जैसे साउथ इंडियन वाले मिलते हैं वैसे बंगाली लोग भी मिलते हैं। मैं बंगाली सीख गया वहाँ पर, साथ में लोगों के साथ में रह के। मैं स्कूल में कभी नहीं पढ़ा, कभी ट्यूशन में बंगाली नहीं पढ़ा मैं, खैर ट्यूशन तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो लेकिन आज मुझे बंगाली आती है। इसका एक नमूना मैं पेश करता हूँ। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज फाइनल ईयर में था, मेरे एक जूनियर ने मुझे एक चिट्ठी ला के दी, दे के कहा, सर आपकी चिट्ठी आई है। मैंने चिट्ठी देखा, उस पर एक बंगाली बाबू का नाम लिखा था। मैं बोला, यार ये तो मेरी नहीं है, तो सर की है, उनकी उस सर की है। बस सर ये तो आपका ही है ना, आप तो बंगाली हो ना? नहीं भाई, मैं बंगाली नहीं हूँ, बंगाली तो वो है, वो दोनों है, उनके कुछ उनका है, उस सर की चिट्ठी है ये। बोले सर इतने दिन से हम सुनते आए हैं आपको, तो वाकी सर से, विजयमदास सर से, चक्रवर्ती सर से आप बंगाली में बोलते आए हो, तो हम समझे कि आप बंगाली, आपकी चिट्ठी होगी। मैं बोला, बागची सर मैं नहीं हूँ भाई, वो बागची सर है, उसको जाके दे दो, चिट्ठी मेरी नहीं है। तब उसको उस समय मैंने बताया कि मैं भैया आंध्रा का रहने वाला हूँ, नाम से मद्रासी हूँ, वैसे मुझे भाषाएं आती हैं, इसलिए आपको तकलीफ हो गई। ये बात है, मैं कॉलेज में जब था तब की बात है, बिलासपुर की ही बात है ये। तो ऐसे वाक़ये होते हैं, भाषा की शौक है आपके पास, सीख सकते हैं। इसके लिए दूसरों की रुचि और दूसरे जोर से जरूरी नहीं है,
जोर आपको ही देना है। आपको इसका मतलब महसूस होना चाहिए कि मुझे ये भाषा जाननी है, मुझे शौक होना चाहिए, मैं भाषा जानना चाहता हूँ। ये तो मैंने आपको बताया जिसमें भाषा सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है, प्रेरित होते हैं लोग। अब मैं आपको एक ऐसा वाक़या बताता हूँ, उसको आपको हँसी आ जाएगी, मुझे तो आई आई और जिसको भी मैंने सुनाया उन सबको हँसी आई। शायद आपको भी आए, सुनिए, अच्छा लगेगा आपको। ये बात है 1979-80 के बीच की, जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज पास करके पिताजी के पास नागपुर आ गया था और खाली था, एंट्रेंस इंटरव्यू देने का माहौल था। तो जहाँ-जहाँ जिस-जिस खाली रहते थे, साइकिल उठा के शहर पे निकल जाते थे, कोई सड़क पकड़ी और चल दिए बहुत दूर तक, शहर को देखते कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है। एक दिन ऐसे ही हुआ, मैं जब घर से निकल गया तो एक सड़क पकड़ के चलता गया, चलता गया, चलता गया और बस्ती देखने के लिए यहाँ-वहाँ पता नहीं कहाँ-कहाँ घूमता चला गया और एक जगह जाके मैं खेतों में घुस गया। अब वहाँ पे कोई है नहीं पूछने के लिए और मुझे आगे रास्ता नहीं मिल रहा है। कुछ दूर तक तो मैं वापस आया, बस जहाँ से निकला था वहाँ नहीं पहुँच पाया। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? तो अब गलियाँ खोजने लगा, कहाँ से कोई मुझे मेन रोड मिल जाए, तो वहाँ पे लोग मिलेंगे, ट्रैफिक मिलेगा, दुकानें मिलेंगी, किसी से पूछ लूँगा मैं। ऐसा परेशान होते हुए दिशाएँ खोजते-खोजते एक चौक पे पहुँचा जहाँ पे मुझे कुछ लोग मिले। एक कोने में एक पोस्ट ऑफिस था। तो मैं समझा कि सबसे आसान तरीका तो यही है कि पोस्ट ऑफिस में पूछो तो बता देगा। तो मैंने पोस्ट ऑफिस में जाके काउंटर में कोई नहीं था। मैं खड़ा होके उससे बात कर रहा था। पूछा उनसे, ऐसा-ऐसा बात है, मैं बाहर से आया हूँ, मुझे रास्ते पता नहीं, बाहर निकला हूँ घूमने, रास्ता भूल गया हूँ। आप मुझे सेंट्रल मार्केट जाने का रास्ता बता सकते हैं? तो उनने कुछ बोला कि मराठी भाषा में, मैं समझ नहीं पाया क्योंकि मुझे मराठी नहीं आती है। तो बोला, सर समझ में नहीं आया, एक बार फिर से बोलेंगे? इतने में मेरे पीछे कतार में 3-4 लोग और आ गए थे। तो जो पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर जो क्लर्क बैठे हुए थे, वो भन्ना गए और कुछ पता नहीं क्या कहा, झिड़क दिया मुझे। मैं ये तो नहीं समझ पाया सही शब्दों में कि शब्द क्या कहे उनने, लेकिन ये मैं समझ में आ गया उनके हाथ के इशारे से कि वो कह रहे हैं, भैया मेरा टाइम बर्बाद मत करो, दिमाग मत खाओ, बगल हो जाओ। पीछे और भी लोग लाइन में लगे हैं। खैर, मैं बगल हो गया, करता मरता क्या ना करता। अब समस्या ये है कि मैं कैसे घर पहुँचूँ, किससे बात करूँ? तो मैं चारों तरफ नज़र घुमाया, एक तरफ में पेट्रोल पंप था और एक तरफ मुझे पान दुकान दिख गया। मैं पान दुकान में चला गया, एक पान बनवाया उससे और उसी से ये सवाल किया फिर मैंने पनवाड़ी से कि भैया मुझे बता दो सेंट्रल मार्केट यहाँ से कैसे जाना है? तब उसने मुझे बताया, बड़े तसल्ली से, आराम से बताया उसने, अपनी सड़क एक बगल की सड़क की तरफ हाथ दिखाया। बोला, सर आप इस सड़क से चले जाइए, सीधे जाइएगा, 2 फर्लांग बाद में एक पेड़ गिरेगा, मोटा सा पेड़ गिरेगा, वहाँ से आप पलट जाइए और आप सीधे सेंट्रल मार्केट पहुँच जाएँगे। अब मेरी जितनी हिंदी की पकड़ थी, उससे मैं ये समझा कि इस सड़क से 2 फर्लांग आगे जाऊँगा तो वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ गिरेगा। मेरे मन में समस्या ये पैदा हो गई कि इसको कैसे पता है कि मैं जब वहाँ पहुँचूँगा तभी पेड़ गिरेगा, मुझ पे गिरेगा, क्यों गिरेगा? और ये इसको कैसे पता है? इसमें कुछ साजिश तो नहीं है? दूसरा ये कह रहा है वहाँ से पलट जाइए। यदि मैं वहाँ से पलट जाता हूँ, तो वापस मैं यहीं पहुँच जाऊँगा, सेंट्रल मार्केट कैसे पहुँचूँगा? मेरे गले में बात उतरी नहीं, समझ में कुछ नहीं आया। तो फिर मैं उनके चेहरे की तरफ देखा, बोला समझ में नहीं आया, फिर से बताएँगे? इतने में एक मोटरसाइकिल सवार मेरे हम उम्र शायद या मेरे से 1 आध साल छोटे बड़े होंगे, वहाँ आए। उन्होंने उस बात को सुना जो पनवाड़ी ने मुझे फिर से बताया, दोहराया और मेरे चेहरे के हाव-भाव उन्होंने पढ़े और पूछा, "क्या आप बाहर गाँव से आए हैं?" मैंने बोला, "हाँ।" तो कहाँ से आए हैं? बोला, "मैं बिलासपुर से आया हूँ।" तब वो मुझे समझाने लगे, "ये जो कह रहा है लगता है आप समझ नहीं रहे हैं, मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो सड़क बता रहा है बगल में, ये इस सड़क से चले जाइए। 2 फरलांग जाने के बाद में एक बहुत बड़ा-सा पेड़ दिखेगा आपको। यहाँ पे दिखेगा को गिरेगा बोलते हैं। तो पेड़ गिरेगा मतलब उसमें पेड़ दिखेगा आपको, मिलेगा एक वहाँ पे। आप वहाँ से पलट जाइए बता रहा है। पलट जाइए ये नहीं कह रहा है कि दाएँ पलटिए या बाएँ पलटिए। इसका मतलब ये हो कि आपको वहाँ से मुड़ जाना है। अब मुड़ना कहाँ है? जब सड़क वहाँ से मुड़ती है, कोई सड़क में कोई ब्रांच नहीं है, सड़क वहाँ से मुड़ जाती है। तो सड़क मुड़ती है तो आप सड़क के साथ-साथ मुड़ जाइए और साथ में चले सीधे सड़क पे साथ में चले जाइए, सीधे मुड़िए सड़क जाती है जहाँ पर, आप सेंट्रल मार्केट पहुँच जाएँगे। ये उनकी भाषा थी। अब आप मानो ना मानो,
इस तरह की भाषा ने मुझे लगा क्या ये कौन सी भाषा है यार, वहाँ पेड़ गिरेगा पलट जाना। तो ये दो वाक़ये जो दो बातें जो हुई उनके संवाद में, उससे मुझे लगा कि मराठी कैसी भाषा है यार। इसलिए मेरा मन आज तक नहीं किया कि मराठी सीखनी है। हालांकि मैं मराठी से मेरा कोई बैर नहीं है, ना ही मैं मराठी को नापसंद करता हूँ। अब बाद में समझ में आया कि क्या है उसके अंदर में क्या परेशानी है, समझ में तो आई मुझे। लेकिन मैं अपने जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उसको सुधार नहीं पाया, ये मेरी कमजोरी कही है, और आज तक मैं मराठी सीख नहीं पाया। ये ऐसा वाकया है जिससे जो है प्रेरित करने वाली जो कहानियाँ जो हैं उसकी विपरीत हैं, और इसकी वजह से मेरी मराठी सीखने की मंशा रह गई। जैसे वहाँ जाता था तो लोग, जब बात होती थी वहाँ लोगों से, वहाँ के लोग कहते हैं तुम क्या कर रहे हो, छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बड़ा हो, बड़े लोग कहते हैं हम और कहते हैं तुम क्या कर रहे हो, समझ में आती है बात। एकदम छोटा बच्चा जो 8वीं 10वीं पढ़ता होगा पूछेगा तुम कहाँ जा रहे हो, परिचय तो नहीं है। हम जब बात करते हैं किसी से, नए आदमी से, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, बोलते बेटा आप कहाँ जा रहे हो। लेकिन वहाँ ऐसा है, जब उनसे मैं पता किया किसी जानकार से, तो बताया कि मराठी में तुम और तुमचा, तुमीचा, इस तरह के शब्द हैं। तुम जो है छोटों के लिए यूज होता है, साधारणतः बड़ों के लिए होता है, और बहुत ज्यादा आदरणीय जो लोग होते हैं उनके लिए तुम्ही और तुम्ही का इस्तेमाल करते हैं। अब वो इस वजह से मराठी की तुम और तुम्हीचा के चक्कर में वो हिंदी में भी तुम बोल देते हैं लोगों को, और जो आदमी जानता नहीं, मराठी से संबंध नहीं रखता है, उसको ये बुरा लगता है कि मेरा इंसल्ट कर रहा है। और शायद मेरे साथ भी यही हुआ, और इसलिए मुझे उसमें अवहेलना हो गई और मैं बाद में मराठी सीख नहीं पाया। राजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतना समय निकाला हमारे लिए और इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ शेयर की। चूँकि भाषा की गुणता पर हमने बातचीत नहीं की, हमने वही बातें की जो एक आम भारतीय, एक आम औरत जो अपने बच्चे का विकास कर रही है, अपने बच्चे की परवरिश कर रही है, एक माँ या एक पिता या एक ऐसे व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। हमने उन्हीं सवालों पर आपसे बातचीत की। फिर कभी आपके साथ बात करेंगे भाषा के गूढ़ रहस्यों पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार जी, अपन जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे इस लायक समझा। तो दोस्तों, ये था आईडीडी मीडिया पर राजरंग अयंगर जी के साथ हमने भाषा के कुछ विषयों पर बातचीत की कि किस प्रकार एक राज्य का व्यक्ति जब दूसरे राज्य में जाता है तो उसे भाषाई स्तर पर किस तरीके से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और क्या तरीके हो सकते हैं कि वो किस प्रकार अपने आप को बेहतर या कमतर बिना महसूस किए बिना एक अच्छा जीवन जी सके। बने रहिए आईडीडी मीडिया पर। नमस्कार।